जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल फिज़िक्स को समझने की कोशिश में हम ये देख रहे थे व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए हमने कल देखा था, हमने बात स्टार्ट की थी एकॉस्टिक्स क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती है, और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है जब ये किसी एयर पे या किसी भी साउंड डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट पे जब पड़ती है तो वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब उस इम्पैक्ट में हमने देखा था कि ये साउंड अगर अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है तो वो म्यूज़िक है, और अगर साउंड का इम्पैक्ट इतना प्लीजेंट नहीं है तो उसको हमने कैटेगराइज किया था नॉइज़ की कैटेगरी में। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये नॉइज़ पोल्यूशन कब बनता है और नॉइज़ का कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पैदा होती है। अब उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने देखना है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़। नॉइज़ आपकी लाइफ को, एक ह्यूमन लाइफ को या किसी भी एनिमल की लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। अब बेसिकली साउंड है एनर्जी जो ट्रैवल करती है। ये एनर्जी कानों के थ्रू आपके माइंड में जाती है और माइंड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। उस इम्पैक्ट का असर फिज़िकल भी होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, और डिफरेंट केमिकल इम्बैलेंस होगा। सारी आपकी माइंड काम कर रहा है बायोकेमिस्ट्री पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उस डिफरेंट माइंड के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, और उनके केमिकल्स के रिलीज़ होने के नतीजे में डिफरेंट किस्म की आपका बिहेवियर आता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड ऑडिटरी इम्पैक्ट भी होता है इसका। तो जितने भी असरात होते हैं नॉइज़ के, साउंड के आपकी शख्सियत पे, तो उसमें तीन मेन उस कैटेगराइजेशन हम उसकी कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑडिटरी। ऑडिटरी यानी कि ये आपकी फ़िज़िकल इम्पैक्ट क्या है। फ़िज़िकल इम्पैक्ट नॉइज़ का ये हो सकता है कि उससे हेयरिंग लॉस हो सकता है और थ्रेशोल्ड शिफ्ट हो सकती है। अब ये हेयरिंग लॉस ये क्या चीज़ है? हेयरिंग लॉस का मतलब है कि आपके कान का पर्दा इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर टू लाउड साउंड, बहुत बड़ी साउंड आ जाए तो वो क्या करती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपके पर्दे को उसी फ्रीक्वेंसी से हिलाएगी। लाउडनेस यानी कि उसकी इंटेंसिटी का मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो कान का पर्दा एक उसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड है जिसको वो बेयर कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी उसको लगे तो उससे वो डैमेज हो सकता है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसमें कुछ और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिससे हेयरिंग लॉस, कानों का बहरापन वो भी आ सकता है। एंड थ्रेशोल्ड शिफ्ट। थ्रेशोल्ड शिफ्ट इस तरह है कि अब मिनिमम एक लाउडनेस की वॉइस है, आप सुन सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा काम अगर आप शोर में करो तो आपकी वो जो कानों की सुनने की एबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हो जाती है। ब्रेन के वो एरियाज़ जो समात के साथ अटैच्ड हैं वो आदी हो जाती हैं ऊंची आवाज़ सुनने की। यही वजह कि अगर आप आपने हेडफोन लगाए हुए हैं और ऊंची आवाज़ से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ में कोई बच्चा बैठा हुआ, दूसरा बंदा बैठा हुआ, उसके साथ आप कम्युनिकेट करते हुए बोलते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, एहसास नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरे बंदे को क्लियर पता चल रहा होता है कि आपकी जो आवाज़ होती है वो हद से ज़्यादा होती है। अभी जो आप ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, आपकी जो वो थ्रेशोल्ड लेवल है वो थोड़ी ऊंची हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपने ऊंची आवाज़ में गुजारा, नॉइज़ में गुजारा। दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट में स्ट्रेस क्रिएट करती है साउंड। कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि जो मेटल म्यूज़िक है, मेटल म्यूज़िक और बहुत तेज़ किस्म का म्यूज़िक, ये गुआंटानामो बे जो जेल है अमेरिका की, वहाँ पे अमेरिकन जो फ़ौजी होते हैं वो यूज़ करते हैं टू ट्रीट दी, जो कैदी होते हैं उनको, कैदी को ट्रीट, उनको स्ट्रेस देने के लिए, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए म्यूज़िक को, बहुत ऊंचा म्यूज़िक यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस, आपके जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक हो रहा है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये उस मेटाबॉलिज्म को, उन रिएक्शंस को इम्पैक्ट करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी नॉर्मल बॉडी के लिए ज़रूरत है।
कभी उसको कम कर देगा या उसको ज़्यादा कर देगा, जिससे एबनॉर्मल चेंजेस आएंगी बॉडीज़ में। सिमिलरली हार्मोनल चेंजेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो पहले मैंने आपको बताया माइंड के अंदर जो भी सिग्नल जाता है वो सिग्नल जाके एक केमिकल एक्सक्रीट कराता है। अब वो केमिकल इन टर्न बाकी जितने केमिकल्स मौजूद हैं बॉडी में उनके साथ रिएक्ट करता है और नए केमिकल्स बनाता है। तो उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। बिहेवियरल चेंज जब आप देखते हो कि मौसीकी आप सुनते हो आपके मूड में चेंज आ जाता है। इसी तरह जो नॉइज़ है वो भी ज़्यादा टाइम तक अगर आप सुनो तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, क्योंकि नॉइज़ को हमने डिफ़ाइन किया था इर्रेगुलर सिग्नल्स हैं। जब आपके माइंड में इर्रेगुलर सिग्नल जा रहा है बार बार तो डेफिनेटली वो बिहेवियर का चेंज काज करेगा। इर्रेगुलर किस्म की चीज़ देख देख के आपका माइंड भी थोड़ा सा इरेगुलर सोचने लगेगा। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स। अब ये कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से नॉइज़ आप तक पहुंचती है, वो नॉइज़ कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नॉइज़ की साउंडिंग सोर्स और जो रिसीवर है उसके दरमियान में आ जाएं तो इम्पैक्ट चेंज हो सकता है। तो जो चेंजिंग पैरामीटर्स हैं उसमें पहले पहले आ जाता है साउंड सोर्स एंड टाइप ऑफ ज्योमेट्री। साउंड का सोर्स कौन सा है, ढोल है, ये छोटी जो ढोल की होती है या वो तबला सा होता है वो है। साउंडिंग सोर्स बड़ा है तो उससे प्रोड्यूस होने वाला आवाज़ भी ज़्यादा होगी, शोर भी ज़्यादा होगा। और टाइप ऑफ ज्योमेट्री, आप किस किस्म के कमरे में बैठे हुए हो। एक एकोस्टिक्स वाले रूम होता है, अब आपके पास कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे साउंड दब जाती है और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे साउंड लाउड हो जाती है। एकोस्टिकली साउंड को बड़ा किया जाता है। जस्ट लाइक अगर आप लोग फैसल मस्जिद गए हो तो फैसल मस्जिद के अंदर वो बिल्कुल एकोस्टिकली ऐसे बनी हुई है कि अगर एक बंदा मौलवी साहब वहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहा है तो उसकी आवाज़ सारी मस्जिद में गूंजती है। इवन अगर तेज़ तेज़ कदम उठा के आप चलते हो तो वो चलने की जो आवाज़ होती है वो भी गूंजती है पूरे हाल में, क्योंकि उन्होंने एकोस्टिकली उसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि आवाज़ उसके अंदर बार बार कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो किस किस्म की ज्योमेट्री है और साउंडिंग सोर्स क्या कौन सा है ये डिपेंड करता है। अब सिमिलरली इसमें अब आ जाएगा पॉइंट सोर्स, किस पॉइंट पे साउंड और सोर्स मौजूद है और आप किस पॉइंट पे ठहरे हो, लाइन में हो या उसका जो डिस्टेंस है वो, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। दूसरा फैक्टर आ जाता है मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। अक्सर अगर हवा चल रही है, आपने फील किया होगा अज़ान की आवाज़ आ रही है, लाउड स्पीकर में अज़ान हो रही है, उसकी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हवा की वजह से कभी कभी वो जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो साउंड अब तक पहुंच रही है, दरमियान में जो हवा है, कभी हवा आपकी तरफ अगर आ रही है तो वो हवा ज़्यादा भी उसको लाएगी जिसकी वजह से आपको एक ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। और अगर इन केस वो हवा मुखालिफ सिमत से आ रही है, कम आवाज़ आती है, तो उसमें वो आवाज़ या कम हो जाएगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो सकती है। तो ये मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि मौसमियाती कुछ ऐसे अनासर हैं जिसमें आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आ जाएंगी। हवा में ह्यूमिडिटी होगी। टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह को आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, जब वेव्स एंड ऑसिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड न्यूटन मेथड है और फिर उसमें लेप्लास करेक्शन है, तो उसमें आपने देखा होगा टेम्परेचर और प्रेशर इफ़ेक्ट करता है साउंड की वेलोसिटी को। सिमिलरली ट्रेन टाइप एंड कंटूर्स। ट्रेन टाइप, ट्रेन कहते हैं कि ज़मीन की सतह किस तरफ की है, जिस जगह पे आवाज़ पैदा हो रही है और जहाँ पे सोर्स है वो पहाड़ी इलाका है या वो कोई ऐसे प्लेन इलाका है, कोई जंगल टाइप का है, दरख्त हैं, वेजिटेशन ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आवाज़ के इम्पैक्ट को। ग्राउंड है, इसमें साउंड एब्जॉर्ब हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, दीज ऑल थिंग्स दे डिपेंड
ऑन एंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी ऑब्स्टिकल्स। जिस जगह पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है और सोर्स है उसके दरमियान में ऑब्स्टिकल्स कितनी हैं, बिल्डिंग्स हैं, कोई बैरियर्स हैं, वेजिटेशन मतलब दरख्त वगैरह हैं कोई, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, आवाज़ कहीं से रिफ्लेक्ट होगी, कहीं से बिल्कुल रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, दरमियान में कोई पहाड़ है, कोई दरिया है, किस किस्म की चीज़ें, अब साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्लेक्ट होती है किस तरह, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। Now having said this, we produce to the final portion of our this topic, that is measurement of noise या measurement of sound. This is very interesting. ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि साउंड को मेजर कैसे करते हैं, और वो जो डेसिबल वगैरह आप लोगों ने देखा था लॉगरिथमिक स्केल, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं जी। नाउ मेजरमेंट ऑफ साउंड, नॉइस और साउंड इज़ मेजर्ड इन अ स्केल कॉल्ड डेसिबल। अब डेसिबल से आप वाकिफ़ हो, 9th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है कि ये डेसिबल क्या चीज़ है। अब डेसिबल एक ऐसा स्केल है जिससे आप साउंड की मेजरमेंट करते हो। अब इसके लिए वो जो इक्वेशन यूज़ होती है वो उसके मेजर करने के लिए बीटा इक्वल्स 10 log to the base 10 I over I नॉट। सिंपल सी इक्वेशन है जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन आज इस इक्वेशन को थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज दिस बीटा? बीटा आ गया आपके पास नंबर ऑफ डेसिबल्स, कितनी डेसिबल की साउंड है, तो वो आ गया बी या बीटा। आई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, जो आप साउंड सुन रहे हो उसकी कितनी इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन पावर पर यूनिट एरिया। अब ये जो इंटेंसिटी है ये हम मेजर करते होते हैं पावर पर यूनिट एरिया। पावर का यूनिट आ जाता है वाट, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो डेसिबल बेसिकली कंपैरिजन है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो आप सुन रहे हो टू द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी हर्ड, मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हो, दैट इज़ आई नॉट। इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन एयर। वो कम से कम एनर्जी की साउंड जिसको ह्यूमन एयर डिटेक्ट कर सकता है वो कितनी है। अब वो हमारे पास है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁻12 बहुत छोटा है, इट्स 0.000000011 उसके बाद 1, 0.0000000 वाट पर मीटर स्क्वायर, बहुत छोटी क्वांटिटी है ह्यूमन एयर की थ्रेशोल्ड, जो ह्यूमन कम से कम साउंड सुन सकता है। अब इसमें अगर आई नॉट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, आई नॉट कैसे होगा, ये इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, बेसिकली है क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो लेट्स सपोज दिस इज़ योर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और इसमें से एनर्जी आ रही है साउंड एनर्जी और यहाँ से गुजर रही है। अब आपके पास 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना है, यानी कि उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर में से कितनी एनर्जी गुजर रही है, 10⁻⁻12 वाट की एनर्जी गुजरेगी, पावर होगी उसकी, यानी कि उसकी जो एनर्जी को 10⁻⁻12 जॉल्स। 10⁻⁻12 जॉल्स बहुत कम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है। अब इसको समझने के लिए कितनी कम है, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये है क्या, बेसिकली ये है आपके पास पावर पर यूनिट एरिया। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 1 तब आएगी जब पावर इज इक्वल टू वाट पर यूनिट एरिया, 1 वाट की पावर। 1 वाट कब होगा, 1 वाट होगा अब पावर इज इक्वल टू W/T। अब पावर अगर 1 है तो इट मीन्स 1 जॉल की एनर्जी है
इन 1 सेकंड। 1 जॉल की एनर्जी 1 सेकंड में जा रही है तो 1 वाट बनेगी। तो 1 वाट है और 1 मीटर स्क्वायर में है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास आ रही है 10⁻12 वाट। 10⁻12 अगर आ रही है तो उसका मतलब या एरिया अगर 1 इसको हम लेते हैं तो पावर उसकी जो बन जाएगी एनर्जी वो होगी 10⁻12 जॉल्स। और अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं तो पावर उसकी एनर्जी बनेगी 10⁻12 जॉल्स। और अगर हम एरिया को बढ़ा दें, एरिया को बहुत बड़ा कर दें, पावर को रख लें 1 वाट, एरिया को बढ़ा दें तो फिर एरिया कितना बड़ा हो सकता है। अभी हम इस चीज़ को आगे हम देखते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल एनर्जी टू बी मेजर्ड। इतनी कम है कि इसको मेजर नहीं कर सकते ऑर्डिनरी वे से। सो इफ़ वी टेक 1 जॉल ऑफ एनर्जी एंड इन 1 सेकेंड इट विल बी 1 वाट, 1 watt of power. So how much area it will take to pass? अब कितना एरिया चाहिए 10⁻12 वाट एनर्जी को। 10⁻12 वाट एनर्जी तो कितने एरिया में से गुजरेगी, तो वो आ जाएगा 1 वाट की एनर्जी है 10⁻12 मीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ये होगा प्लस 10⁻+12 जो ऊपर आके बन जाएगा 10⁻−12। सो हेयर इज़ अ मिस्टेक, काइंडली रिमूव दिस। तो एरिया कितना चाहिए आपको, एरिया चाहिए दिस एरिया इज़ इक्वल टू द होल एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी कि 1 जॉल की एनर्जी हो और वो पास हो रही हो होल एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो बन जाता है 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर। इसी एरिया को अगर आप कन्वर्ट करो मीटर स्क्वायर्स में तो ये बनता है 0.8 10⁻12 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास पाकिस्तान जैसा एरिया, बड़ा एरिया हो स्पेस में, और वहाँ से 1 जॉल्स की एनर्जी गुजरे, ये एक बहुत बड़ा लेट सपोज एरिया है स्पेस में पाकिस्तान के एरिया के बराबर, और यहाँ से 1 जॉल की एनर्जी पास हो, और इसके यहाँ पे एक ह्यूमन एयर है जो इसको डिटेक्ट करे इस एनर्जी को, तो ये बनेगी 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी। और ये वो लेवल है जो ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट, मिनिमम पॉसिबल थ्रेशोल्ड। सो इफ़ वी हैव 1 joule of energy and pass through the whole area of the Pakistan, this will be I0, ह्यूमन एयर की जो थ्रेशोल्ड अल्लाह ने बनाई है। अब अल्लाह ने इंसान को कितनी कम से कम एनर्जी डिटेक्ट करने के लिए ये रखा। अब 1 जॉल की एनर्जी कितनी होती है, W=FD 1 न्यूटन। आप फोर्स लगाओ और कोई बॉडी है 1 kg की, वो 1 मीटर फासला तय करेगी। बेसिकली आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, तो वो होता है 1 जॉल एनर्जी या 1 जॉल वर्क। वो 1 जॉल अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ओवर द होल एरिया ऑफ पाकिस्तान और उसके आगे एक कान पड़ा हो, तो वो कान उसको भी डिटेक्ट कर सकता है अगर नॉर्मल ह्यूमन एयर है। कोई ऐसा ना हो कि डेफ एयर हो तो वो डेफिनेटली उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता ना। अब छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी स्पीक टू समवन एंड हैविंग इंटेंसिटी 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, अगर मेरे पास हम बोल रहे हैं किसी के साथ 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, तो ये कितने डेसिबल की आवाज़ बनेगी। तो किसी भी जो एनर्जी की साउंड इंटेंसिटी आपके पास मौजूद है, उससे आप डेसिबल बनाने के लिए ये फार्मूले में पुट करते हैं। तो वही फार्मूला B = 10 log to the base 10, 10⁻6 ऊपर और 10⁻12 नीचे। तो ये बन जाएगा टोटल, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 डेसिबल। तो ये बन गया आपके पास 50 डेसिबल की आवाज़। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं कि इसमें ये लॉक क्यों यूज़ होता है। अब अगर लॉक को अगर हम देखें तो हमारे पास ये है
मिनिमम थ्रेशोल्ड, ये एक एक्सट्रीम है, और दूसरी है मैक्सिमम। अब जो मिनिमम है वो है 10⁻⁻12, और मैक्सिमम कितनी है, तकरीबन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि पूरे पाकिस्तान के एरिया में से 1 जौल की एनर्जी गुजरे। और मैक्सिमम वो थ्रेशोल्ड जिसके बाद इंसानी कान का पर्दा फटता तो नहीं है, लेकिन वो उसमें पेन फील करेगा, पेन फील होने लगता है, वो होता है 1 वाट पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब का एरिया है, उसमें से वही 1 जौल की एनर्जी जो पूरे पाकिस्तान के एरिया से गुजर रही थी, उसी एनर्जी को हम अगर गुजारें एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, तो वो कितनी होगी। तो इसकी एक एनालॉजी मेरे माइंड में आ रही है, वो आपको मैं सिखाता हूँ। लेट्स सपोज कहीं बारिश हो रही है, बारिश इस तरह हो रही है कि पूरे पाकिस्तान के एरिया पे इकट्ठी बारिश होती है, और जितना पानी 1 सेकंड में ज़मीन पे गिरता है, आप इस तरह करो, इस सारे पानी को ले आओ और एक ऐसी जगह जहाँ पे एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, वो सारा पानी उस पर अगर गिरे, तो आप देखोगे उसका कितना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, कितनी ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा, एनर्जी सारी की सारी कंसनट्रेट हो गई, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये वो मैक्सिमम इम्पैक्ट उसका है, जिसके बाद इंसानी कान दर्द करने लगता है। तो इस होल रेंज में अब देखो, अब इस पाकिस्तान की एग्जांपल को सामने रखो, पूरे पाकिस्तान में गिलगित से लेकर कराची तक इकट्ठे एट अ टाइम बारिश हो रही है। 1 सेकंड में जितने कतरे, जितना पानी ज़मीन पे गिरता है, उतना ही पानी आपने 1 सेकंड में एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया से गुजारना है। तो बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, 10⁻12 का फ़र्क है। यानी कि आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 हो जाएगा, फिर 1000 से करना है मेगा हो जाएगा 10⁻9, और फिर 1000 से करना है। तो ये को बहुत बड़ा रेंज है। तो बहुत बड़े स्केल को छोटे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमने लॉग को यूज़ किया। ये लॉग जो थे, log to the base 10, ये बहुत बड़े स्केल को छोटे इसमें यूज़ किया जाता है। तो इसकी मैं आपको सामने एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ किस तरह से। तो लॉग के लिए